मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम रिजवाना शेख है और मैं आपको इतिहास विषय पढ़ाने वाली हूँ। इतिहास विषय के अंतर्गत हमने पाठ क्रमांक 9 देखा है। पहले क्या था अपना पाठ क्रमांक 9, बताइए। हमने पढ़ा है ना पहले, स्थायी जीवन और नगरीय संस्कृति। वेरी गुड। हमारा पाठ क्रमांक 9 था स्थायी जीवन और नगरीय संस्कृति। इसके अंतर्गत हमने कुछ मुद्दे देखे थे और हमारे आगे के मुद्दे बाकी थे। तो आज फिर से हम यही पाठ की शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिनांक 26/11/21। विषय इतिहास। हमारी कक्षा है 5वीं। हमारा पाठ क्रमांक 5 क्या था? स्थायी जीवन और नगरीय संस्कृति। क्या पढ़ चुके हम लोग? स्थायी जीवन और नगरीय संस्कृति। यह हमारा पाठ क्रमांक 5 है। तो हमने इसके अंतर्गत स्थायी जीवन, किस तरह लोग स्थायी जीवन गुजारने लगे और किस प्रकार गुजारने लगे, ये देखा था हमने। इसके अंतर्गत हमारा पहला मुद्दा था धातु का प्रयोग। धातु का प्रयोग किस प्रकार किया गया, हमने पढ़ा था। थॉमसन ने त्रियुग पद्धति बनाया था। अश्मयुग, ताम्रयुग, लौह युग। अश्मयुग क्या था? पत्थर के हथियार। अश्मयुग के अंतर्गत क्या आता है? पत्थर के हथियार। तो पत्थर के हथियार का किस तरह उपयोग किया गया, उसको किस तरह उपयोग में लाया गया और उसकी जरूरत क्यों महसूस हुई, हमने ये जाना था। याद है ना आप लोग को? वेरी गुड। इसलिए पत्थर का उपयोग किया गया था अपनी सुरक्षा करने के लिए। जब लोग जंगल में जाया करते थे शिकार पर, तो उन्हें अपनी सुरक्षा महसूस हुई और अपनी सुरक्षा करने के लिए उन्होंने पत्थर से नोकीले हथियार बनाए और अपने सुरक्षा के लिए अपने पास रखा। सॉरी। उसके बाद में ताम्र युग आया। ताम्र युग के अंतर्गत सबसे पहले तो स्वर्ण धातु को चुना गया था, परंतु वो नरम और मुलायम होने के कारण उसका इस्तेमाल नहीं किया गया उसका हथियार बनाने के लिए। तांबा धातु का इस्तेमाल किया गया था हथियार बनाने के लिए और बर्तन बनाने के लिए, वस्तुएं बनाने के लिए। तो उसे क्या कहा गया था? ताम्र युग। पत्थर के हथियार को अश्मयुग, तांबे के हथियार के टाइम ताम्र युग। और तीसरा था लोहा युग। लोहा युग तो इसके अंदर क्या था? लोहे के हथियार। जो युद्ध के अस्त्र शस्त्र जो होते हैं वो लोहे से ही बनाए जाते थे। लोहा उपयोग करके ही हथियारों को तैयार किया जाता था और युद्ध में उसका इस्तेमाल किया जाता था। तो यह था लोहा युग। थॉमसन ने त्रियुग पद्धति बनाया था। त्रियुग पद्धति के अंदर यह 3 काल थे: अश्मयुग, ताम्र युग एंड लोहा युग। ये तीनों कालखंडों के अंतर्गत हथियार तैयार किए गए और अपनी सुरक्षा के लिए सभी हथियारों का आविष्कार किया गया। धातु का प्रयोग के अंदर हमने इतना देखा था। फिर उसके बाद में हमने दूसरा पॉइंट देखा था चाक पर बनाए गए बर्तन। और हाँ, धातु का प्रयोग हमने जब ये पॉइंट देखा था
तो हमने धातु किससे कहते हैं ये भी हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था। मैंने आपको धातु के बर्तन भी लेकर आई थी, मैं स्टील का बर्तन लेकर आई थी, तांबे का लोटा लेकर आई थी। यह सब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है कि धातु किसे कहते हैं। तांबा लाल सरी का पीला कलर होता है, जो हमने पिछले बार देखा है, वो तांबे का बर्तन तांबा कहलाता है, तांबा धातु कहलाता है। लोहा तो हम सब जानते ही है किसे कहते हैं। पत्थर भी हमें पता है कि पत्थर किसे कहते हैं। तो आप लोग को तांबा नहीं पता था, इसीलिए मैंने तांबे का बर्तन भी आपको दिखाने के लिए लेकर आया था पिछले लेक्चर में। याद है ना आप लोग को? ओके, वेरी गुड। तो हमने तांबे के धातु वगैरह ये सब देखा है पिछले लेक्चर में। उसके बाद में हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा था चाक पर बनाए गए बर्तन। तो ताम्र युग के अंदर सबसे पहले पहिए का आविष्कार किया गया था। हमने पढ़ा था ना पहले कि सबसे पहले ताम्र युग में पहिए का आविष्कार किया गया था। पहिया हमने देखा था इस टाइप का चाक, जैसे चाक कहा जाता। तो ये चाक का इस्तेमाल सबसे पहले काय के लिए किया गया? बर्तन बनाने के लिए, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का इस्तेमाल किया गया और नोकीले पत्थर का। इसके जरिए मिट्टी के बर्तन बनाए गए थे और मिट्टी के बर्तन का व्यापार किया गया था। मिट्टी के बर्तन किसे कहते हैं, मैंने यह भी आपको मिट्टी के बर्तन द्वारा सब कुछ समझाया है। मिट्टी के बर्तन भी लेकर आया, आपको बताया कि मिट्टी के बर्तन किस तरह होते हैं। मिट्टी का चूल्हा, मिट्टी का पतीला, मिट्टी का कप सासर और मिट्टी की भरनी, यह सब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है कि मिट्टी के बर्तन किस तरह बनाए जाते थे और उसका उपयोग किस तरह किया जाता था। खाना बनाने के लिए मिट्टी के चूल्हे का उपयोग किया जाता था, जिसमें खाना बनाया जाता था। जो हम आज स्टील के और जर्मन के बर्तन में खाना बनाते हैं, उस टाइम मिट्टी का बर्तन बनाकर उसमें खाना बनाया जाता था। तो यह सब हमने देखा है। तो काफ़ी हमारा लंबा चला था पिछला लेक्चर, क्योंकि हमने उसके अंदर शैक्षणिक साहित्य का भी इस्तेमाल किया था और उसे अच्छी तरह समझा था एक मॉडल की तरह। तो हमने पिछली बार 2 पॉइंट देखा था। हम इसके अंतर्गत ही आज इसका दूसरे आगे के पॉइंट देखेंगे। हमारा तीसरा पॉइंट है व्यापार और यातायात। हमारा तीसरा पॉइंट क्या है? व्यापार और यातायात। हमारा तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा मुद्दा क्या है? व्यापार और यातायात। अब व्यापार तो हमने देखा ही है, व्यापार किसे कहते हैं? कोई चीज़ों की वस्तुओं की खरीदो पर फरोख्त व्यापार कहलाती है। और यातायात मीन्स परिवहन, आना जाना, यातायात करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। यातायात का क्या होता है? आना जाना करना, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान जाना, यह होता है यातायात। तो ताम्र युग के बाद में जब मिट्टी के बर्तन, ताम्र युग में क्या किए गए थे? मिट्टी के बर्तन बनाए गए थे। और ताम्र युग के बाद में जब मिट्टी के बर्तन का मतलब मिट्टी के बर्तन के उसमें उत्पादन बढ़ गया था, विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन बनाए गए थे, रंग बिरंगे बर्तन बनाए गए थे। मतलब जब उन्हें मिट्टी के बर्तन बनाना आ गया था, तो वे अपने व्यापार को बढ़ाने के हिसाब से उन्होंने क्या किया था? मिट्टी के बर्तनों का अलग अलग शेप से मिट्टी के बर्तन तैयार करने लगे थे। अलग अलग रंग बिरंगे बर्तन तैयार करने लगे थे। मतलब पहले उन्होंने सिर्फ मिट्टी के बर्तन बनाए, फिर मिट्टी के बर्तन बनाकर उन्हें कलर करने लगे, और इसी प्रकार वे मिट्टी के बर्तनों को विभिन्न शक्ल देकर उनका अच्छी तरह से मिट्टी के बर्तनों का उत्पादन बढ़ाने लगे। जैसे उनके मिट्टी के बर्तनों का उत्पादन बढ़ा तो उनके व्यापार में वृद्धि हुई। जाहिर बात है, उत्पादन बढ़ेगा तो व्यापार भी बढ़ेगा। तो उनके व्यापार में वृद्धि हुई। जैसे जैसे व्यापार में वृद्धि हुई वैसे वैसे उनका व्यापार केंद्र बढ़ने लगा। व्यापार केंद्र बढ़ने लगा तो उन्हें परिवहन की जरूरत महसूस हुई। काय की जरूरत महसूस हुई? यातायात की। हमारा मुद्दा क्या है? व्यापार और यातायात। तो उन्हें यातायात की जरूरत महसूस हुई। अब जाहिर बात है, उनके पास में उत्पादन ज्यादा हो गया बर्तनों का, तो वे
केंद्र बढ़ाएंगे। अब उनका केंद्र बढ़ गया है तो वे यातायात के तरफ बढ़ेंगे। तो उन्होंने इसी प्रकार अपना परिवहन शुरू किया, यातायात बढ़ाया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे और अपना कारोबार चलाया। और यह तब मतलब संभव हुआ जब अगर वो मान लो कि अगर वो कोई जगह रहते हो, मतलब गांव कह लो या कोई छोटा सा नगर या बस्ती कह लो, अगर वो वहाँ रहते हैं और वहाँ पर उनके रहने के लिए सारी चीजें उपलब्ध है। जैसे कि पहले उनकी ना रहने की जगह थी, ना खाने पीने की जगह थी, तो वे घुमक्कड़ प्रवृत्ति की थी प्राचीन काल में, हमने देखा है। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे इंसान ने तरक्की किया वैसे वैसे इंसान स्थायी रूप से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। तो जब वो स्थायी रूप से अपना जीवन व्यतीत करने लगा तो उसने अपना व्यापार बढ़ाया तो केंद्र बढ़ा तो परिवहन बढ़ा, परिवहन जैसे जैसे परिवहन बढ़ा तो उन्होंने मतलब जहाँ उन्हें बहुत ज्यादा सुविधाएं थी, मतलब अगर वो एक बस्ती में रहते थे और वहाँ पर उनका व्यापार, उनका क्या था, पेशा क्या था, उनका मिट्टी के बर्तन बनाना। अब मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, मिट्टी की जरूरत पड़ती है। तो ये मिट्टी उनका क्या हो गया है, कच्चा माल। मतलब जब वो मिट्टी ऐसे ही होती है तो उसे कहते हैं कच्चा माल, और वही मिट्टी से बर्तन बनाए जाए तो उसे कहते हैं पक्का माल। कच्चा माल और पक्के माल में ये अंतर होता है। जब मिट्टी खुली होती है, जब मिट्टी से कोई चीज बनाई नहीं जाती, मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता, तो उसे कहते हैं कच्चा माल। और जब उसको पानी डालकर गूंद कर और उसका बर्तन बनाया जाए तो और उससे बर्तन तैयार होते हैं तो उसे कहते हैं पक्का माल। तो एक मतलब उन्हें ऐसा लगता था कि ये बस्ती में हमें कच्चा माल मिल रहा है और हमारे लिए ये सुविधाजनक है, यहाँ पर हम कच्चा माल भी प्राप्त कर सकते हैं और अपने हिसाब से बर्तन भी तैयार कर सकते हैं। तो इसीलिए वे क्या करने लगे, जहाँ उन्हें मिट्टी मिलती, जहाँ उन्हें कच्चा माल मिलता तो वे वहाँ पर ही अपना नगर का उदय कर लेते। तो नगर का उदय कैसे किस प्रकार हुआ, इसी प्रकार जहाँ उन्हें कच्चा माल मिला, जहाँ उन्हें कच्चे माल की पूर्ति हुई तो वहाँ पर उनका नगर का उदय हुआ। जब नगर का उदय हुआ तो वहाँ पर वे कच्चे माल से अपना बर्तनों का माल तैयार करने लगे और अपना व्यापार केंद्र बढ़ाने लगे। अब इस यातायात के अंदर मैंने आपको बताया था कि ताम्र युग में सबसे पहले पहिए का आविष्कार किया गया था, इसे पहिया कहा गया है। तो इसका आविष्कार किया गया था। तो इस पहिए का इस्तेमाल पहले, इस पहिए का प्रयोग काय के लिए किया गया था, बर्तन बनाने के लिए। इसके साथ में एक नोकीले पत्थर का सहारा लिया गया था और उसके जरिए इस पर रखकर मिट्टी के बर्तन बनाए गए। काय के लिए किया गया इसका इस्तेमाल, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए। और इसी का इस्तेमाल दोबारा फिर गाड़ियों में, ये पहिए का इस्तेमाल गाड़ियों के अंदर किया गया। इसी पहिए से मिट्टी के बर्तन तैयार किए गए और इसी पहिए से गाड़ियां तैयार की गई। जैसे जैसे उनका व्यापार बढ़ा, यातायात बढ़ा, परिवहन बढ़ा, तो उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की जरूरत महसूस हुई। जब उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की जरूरत महसूस हुई तो जाहिर बात है उन्हें सामान ले जाने के लिए कुछ न कुछ चीज की जरूरत थी, कुछ न कुछ, मतलब गाड़ी बोलो। उस टाइम गाड़ियां तो थी नहीं, उस टाइम लकड़ी की गाड़ियां थी, जिसे हम बैलगाड़ी कहते हैं, बग्गी कहते हैं। तो इस टाइप की गाड़ियां थी उस टाइम। तो ये गाड़ियों का उन्होंने इस्तेमाल किया, ये पहिए का प्रयोग उन्होंने वो गाड़ी बनाने के लिए किया। वो गाड़ियां बनाई और उस गाड़ी के अंदर अपना मिट्टी के बर्तन रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर अपना व्यापार करने लगा, अपना व्यापार केंद्र बनाया। तो ये था हमारा यातायात और परिवहन, जिससे उनका यातायात बढ़ा। तो इस चक्के का दूसरी बार इस्तेमाल गाड़ी के लिए किया गया और इस गाड़ी पहली बार पहिए की गाड़ी मेसोपोटामिया में इस्तेमाल किया गया था। कहाँ किया गया था, मेसोपोटामिया।
पहिए से गाड़ी बनाई गई थी और वो गाड़ी का प्रयोग मेसोपोटामिया में किया गया था। तो ये था हमारा परिवहन और यातायात, व्यापार, परिवहन और यातायात। अब हमने ये तो समझ लिया है, लेकिन आपको कंफ्यूज ना हो इसीलिए मैंने आपके लिए एक मॉडल तैयार किया है गाड़ी का, बैलगाड़ी का मॉडल तैयार किया है कि उस टाइम कि वो किस तरह उस गाड़ी के अंदर रखकर अपना व्यापार करते थे। 2 मिनट में मैं आपको बताती हूँ। तो ये है हमारा मॉडल, ये देखिए, ये है बैलगाड़ी टाइप बग्गी कह लो या बैलगाड़ी कह लो। ये दो पहिए लगे हुए हैं। मैंने आपको बताया था ना इस पहिए का, ताम्र युग में इस पहिए का आविष्कार हुआ था फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम इसका, पहले तो इसे बर्तन बनाने के लिए यूज किया गया, यही पहिए का इस्तेमाल बर्तन बनाने के लिए किया गया। फिर यही पहिए का इस्तेमाल ऐसी गाड़ियां बनाने के लिए किया गया, जो गाड़ी मैं आज आपके लिए बनाकर लेकर आई हूँ। तो इस गाड़ी के अंदर इसका पहिए का इस्तेमाल किया गया। तो देखिए, इसको दो तरफ से 2 पहिए लगाए गए, बीच में सामान रखने के लिए। देखिए, बीच में सामान रखने के लिए ऐसा एक पतरा लगाया गया इसे, और इसमें थोड़ी जगह है, थोड़ी नहीं काफी जगह है, काफी बर्तन रख सकते हैं वो। और इसका ये हलंत है, और इससे यहाँ पर ये जो भी उस टाइम जो भी उपलब्ध हो, घोड़ा हो, बैल हो, जो भी उपलब्ध हो, उसके ऊपर वे ये हलंत को रखते और वो बैल आगे चलता और उनका सामान पीछे से उनके साथ जाता। तो देखिए, दिखाई दे रहा है ना आपको, ये हमारा मॉडल है, जिससे आपको समझ आएगा कि प्राचीन काल के लोग किस तरह गाड़ियों का इस्तेमाल करते और इस गाड़ी के जरिए वे अपना व्यापार करते, परिवहन करते, अपना यातायात कैसे करते, वो इन्हीं गाड़ियों से अपना यातायात करते। दिखाई दे रहा है ना आपको? देखिए, ये था अपना मॉडल। उम्मीद है कि आपको इस मॉडल से अच्छी तरह समझा होगा और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा है कि किस तरह वो गाड़ियों का उपयोग करके अपना माल का व्यापार करते। ठीक है, तो ये था हमारा व्यापार और यातायात कि किस तरह उन्होंने अपना व्यापार बढ़ाया। व्यापार बढ़ा तो उनका केंद्र बढ़ा तो नगर का उदय हुआ, और नगर का उदय हुआ तो उनको परिवहन की जरूरत पड़ी। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, एक स्थान से दूसरी जगह जाने के लिए उन्होंने अपना केंद्र बढ़ाया। जैसे जैसे उनको ऐसा महसूस हुआ कि भाई अपना केंद्र बढ़ेगा तो अपना व्यापार और भी बढ़ेगा और अपने माल का उत्पादन और भी होगा। जैसे जैसे माल में वृद्धि होती, उत्पादन में वृद्धि होती है, वैसे वैसे उनके व्यापार में भी वृद्धि होती है। व्यापार में वृद्धि होती है तो जाहिर बात है उनको उनके उत्पादन में भी वृद्धि करना होती है। तो वे उन्हें फिर कच्चे माल की जरूरत होती है, तो कच्चे माल के लिए उनको जहाँ उनको सुविधा होती है स्थानीय जगह पर, तो वे वहाँ पर ही अपना नगर का उदय कर लेते। और जब नगर का उदय हो जाता तो उन्होंने एक स्थान से दूसरी स्थान जाने के लिए परिवहन का इस्तेमाल किया। परिवहन का इस्तेमाल उन्होंने पहिए के जरिए, जो पहिया बर्तन के लिए इस्तेमाल किया जाता था, वही पहिए का इस्तेमाल करके उन्होंने गाड़ी का आविष्कार किया, वो बग्गी का आविष्कार किया। बग्गी क्या कहेंगे उससे, बैलगाड़ी या बग्गी। तो उस बैलगाड़ी या बग्गी के अंदर वो सामान रख कर ले जाते हैं और अपना यातायात, अपना व्यापार करते हैं और अपने यातायात को बढ़ावा देते, अपने परिवहन का केंद्र बढ़ाते, व्यापार का केंद्र बढ़ाते और अपना व्यापार आगे बढ़ाते हैं और अपना स्थायी जीवन अच्छी तरह एक संस्कारित रूप से व्यतीत करते। तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट, व्यापार और यातायात। अब हम देखेंगे नगर का उदय, नगरी और लिपि का उदय। नगरी और लिपि का उदय, हमारा चौथा पॉइंट क्या है? और
हमारा चौथा मुद्दा है नगरी और लिपि का उदय। अब जैसे जैसे उनका यातायात बढ़ा, दूर दूर तक के उनका व्यापार बढ़ा, मतलब एक जगह उनको एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की जरूरत पड़ी, तो इसी प्रकार उनका यातायात बढ़ा। तो यातायात बढ़ा तो जाहिर बात है उनका नगर का उदय हुआ, दूर तक व्यापार फैला, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लगा। जब एक स्थान से दूसरा स्थान जुड़ने लगे तो नगर का उदय हुआ। नगर का उदय हुआ तो वहां पर नगर का उदय होने के बाद में जाहिर बात है नगर का उदय होगा तो उन्हें बोलचाल के लिए भाषा, उनके भाषा की जरूरत हुई उनको, मतलब लिपि की जरूरत हुई। एक संस्कृत मतलब संस्कार के लिए, संस्कार के हिसाब से वो अपना जीवन व्यतीत करे, इसी के लिए उनको एक लिपि की जरूरत हुई। तो जैसे जैसे उनकी नगरी का उदय हुआ वैसे वैसे उनकी लिपि का भी उदय हुआ। पहले जब उनका व्यापार बढ़ा, जाहिर बात है व्यापार के लिए हिसाब किताब की जरूरत पड़ती है। उनका जब व्यापार में वृद्धि होती है तो हिसाब किताब में भी वृद्धि होती है। अगर उनका व्यापार बहुत बहुत दूर तक के चल रहा है तो उनका हिसाब किताब भी बहुत लंबा चौड़ा होगा। उनके हिसाब किताब के लिए वो उसका हिसाब किताब कैसा रखे। अब जैसे हम आज के माहौल में जी रहे हैं, हम जो वर्तमान में जी रहे हैं, तो हम हिसाब किताब के लिए काय का इस्तेमाल करते हैं। पहले तो हम पेन और बुक का इस्तेमाल करते थे। अगर मान लो हमारे घर पे कोई दुकान है, किराना दुकान है अपने घर पे, और वहां पर बहुत सारे लोग आते हैं और उधार भी ले जाते हैं, तो अब उसको उधारी को कैसे याद रखें। तो हम लोग एक पेन और डायरी बनाते हैं और उसके अंदर उसकी उधारी लिखते हैं। इसी प्रकार हमारा हिसाब किताब उस डायरी के अंदर रहता है। और अभी और भले ही बात है कि अभी बहुत सारी चीजें निकल गई है। खाता ऐप बोलो, मोबाइल के अंदर बहुत सारे ऐप निकले हैं, नोटपैड बोलो मोबाइल के अंदर, ये सारी चीजें हमारा हिसाब किताब मेंटेन करती है। तो इसी प्रकार पिछले जमाने में ये सब चीजें नहीं थी, ना मोबाइल था, ना पेन था, ना कागज था, ये सब चीजें उस जमाने में उपलब्ध नहीं थी। तो वे हिसाब किताब कैसे रखते थे। अब ये सवाल उत्पन्न होता है कि वे अपना हिसाब किताब कैसे रखते थे। तो वो अपना हिसाब किताब रखने के लिए चिन्हों का इस्तेमाल करते थे, चिन्हों का, प्रतीकों का इस्तेमाल करते थे। ये वस्तुओं की प्रतीकों का इस्तेमाल करते थे, चिन्हों का इस्तेमाल करते थे, सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करते, सांकेतिक चिन्हों का इस्तेमाल करते थे। मतलब ऐसे उनके कुछ तो भी चिन्ह थे, आप किताब में देख भी रहे होंगे। इस प्रकार कुछ तो भी उनके चिन्ह थे। इस प्रकार के कुछ चिन्ह थे। अब उस टाइम के चिन्ह वही जाने उसके अंदर क्या लिखा हो। तो वे तो हो सकता हो, अगर मतलब पहले के जमाने में ऐसे तो था नहीं कि अभी जैसे हम लोग किसी के भी नाम से किसी को भी पहचान लेते हैं कि अपने घर के पास में वो व्यक्ति रह रहा है, उसका ये नाम है। मतलब अगर हमें उसकी उधारी लिखना हो तो हम डायरेक्ट उसका नाम लिखते हैं कि ये इंसान ने ये चीज ले गया है, उसके ऊपर इतनी उधारी है। लेकिन उस टाइम इतना वो नहीं था, तो वे क्या करते थे, संकेतों का इस्तेमाल करते थे, चिन्हों का इस्तेमाल करते थे। कि मतलब अगर मानो किसी का पक्का घर है तो पक्के घर वाले ने ये लेकर गया है, कच्चे घर वाले ने ये लेकर गया है, कच्चे घर वाले की इतनी उधारी है, पक्के घर वाले की उतनी उधारी है। तो इस प्रकार वो संकेतों का, चिन्हों का, प्रतीकों का इस्तेमाल करते थे और अपने उधारी का, अपने हिसाब किताब का, अपने व्यापार का हिसाब किताब रखते थे। तो ये था उनका नगरों के अंदर लिपि का उदय। लेकिन बाद में उन्हें ये महसूस हुआ कि ऐसा कब तक चलेगा, हमें एक संस्कारित तौर पर हमारी एक लिपि का उदय करना चाहिए। तो बाद में फिर उन्हें ऐसा लगा कि भाई अब ऐसा कब तक के चलेगा, हमें ना एक लिपि का आविष्कार करना चाहिए। अब हमारा व्यापार बढ़ रहा है, हम लोग स्थायी जीवन जी रहे हैं, हमारा स्थायी जीवन व्यतीत हो रहा है, तो हमें एक लिपि का आविष्कार करना चाहिए, हमें एक लिपि का उदय करना चाहिए। तो इन्होंने एक लिपि का उदय किया और अपना हिसाब किताब मेंटेन किया और अपना व्यापार बढ़ाया, केंद्र बढ़ाया। तो इसी प्रकार उनका नगर का उदय हुआ और लिपि का उदय हुआ। तो इसके बाद का पॉइंट बताइए, समझा है ना आपको ये पॉइंट? ओके, वेरी गुड। इसके बाद का पॉइंट बताइए क्या है? नगरीय समाज व्यवस्था।
नगरीय समाज व्यवस्था। ये हमारा आखिरी मुद्दा है, नगरीय समाज व्यवस्था। जैसे जैसे विश्व भर में प्राचीन नगरीय संस्कृति का उदय हुआ, तो उनका मतलब उनका व्यापार बढ़ गया था, और उनके व्यापार बढ़ने के कारण उनके नगरी की संस्कृतियों का उदय होने लगा, और उसका संस्कृति का उदय होने का कारण, उनके व्यापार बढ़ने का कारण, मुख्य कारण क्या था? व्यापार। नगर का उदय होने का कारण, लिपि का उदय होने का कारण, यातायात का बढ़ने का कारण क्या था? उनका व्यापार। उनका मुख्य कारण व्यापार ही था। तो व्यापार के कारण उनका उदय होने लगा, व्यापार में समृद्धि आने लगी, और श्रद्धा पर आधारित पर्वों पर उनके मंदिर वगैरह भी तैयार होने लगे। अब जाहिर बात है, वे लोग जब स्थायी जीवन से जी रहे हैं, तो उन्हें अपने उनके अंदर जो भी श्रद्धा होंगी, जो भी आस्था होंगी, तो उसे व्यक्त करने के लिए उनको एक मंदिर की जरूरत महसूस हुई। तो उन्होंने अपने स्थायी जीवन जीने के लिए, जहाँ भी वो स्थान पर रहते, तो वो स्थान पर उन्होंने मंदिर का आविष्कार किया, मंदिर बनवाया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? जब वो स्थायी जीवन में व्यतीत करने लगे, उनका व्यापार बढ़ने लगा, परिवहन बढ़ने लगा, उनके व्यापार में वृद्धि होने लगी, तो उन्होंने एक मंदिर बनाया। मंदिर बनाने के बाद में वो मंदिर की सत्ता और शासन, ये सब एक प्रमुख के हाथ में आ गया, और प्रमुख के अधिकार में आ गया, और वे अपना आसानी से अपना जीवन व्यतीत करने लगे, स्थायी जीवन जीने लगे। और विश्व के प्राचीन नगरी में यह सब प्रारंभ से हुआ। यह विश्व के प्राचीन नगरी का प्रारंभ था। ये क्या था? विश्व का प्राचीन नगरी का प्रारंभ था। तब उनका व्यापार बढ़ा, तो उन्हें व्यापार का केंद्र भी बढ़ाना पड़ा, नगर का उदय करना पड़ा। व्यापार के कारण उनका हिसाब किताब बढ़ा, तो उनको लिपि का उदय करना पड़ा। उन्हें महसूस हुई कि हमारा व्यापार बढ़ रहा है, हमारा हिसाब किताब बढ़ रहा है, तो हमें एक लिपि का उदय करना चाहिए। और जब लिपि का उदय हुआ, तो उनको समाज व्यवस्था की जरूरत महसूस हुई। जब नगरीय समाज व्यवस्था की जरूरत महसूस हुई, तो उन्होंने नगर के लिए, समाज के लिए एक मंदिर का निर्माण किया। उसके बाद में मंदिर की सत्ता और शासन की सत्ता, यह दोनों एक प्रमुख के अधिकार में आ गई, और वे अपना जीवन स्थायी रूप से जीने लगे। तो यह था हमारा पाठ क्रमांक 5, स्थायी जीवन और नगरीय संस्कृति, जिसके अंदर हमने पहले धातुओं का प्रयोग देखा। धातुओं के प्रयोग के अंतर्गत थॉमसन ने 3 युग लेकर आया, 3 त्रियुग पद्धति लेकर आया, अश्म युग, तामर युग, लोहा युग। उसके बाद में हमने मिट्टी के बर्तन देखा, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन किस तरह बनाए गए और किस तरह जीवन में उसका प्रयोग किया गया। उसके बाद में हमने देखा व्यापार और यातायात। व्यापार किस तरह बढ़ा, यातायात किस तरह बढ़ा, यातायात का केंद्र किस प्रकार बढ़ा। केंद्र बढ़ने के कारण उनका नगर का उदय हुआ। फिर उनको लिपि की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने लिपि का उदय किया, और संस्कारित रूप से वे लिपि का प्रयोग किए और उसका उच्चारण किया। संकेतों के बदले वे लिपि के जरिए अपना हिसाब किताब करने लगे। और उसके बाद में उन्हें उनको पूरी तरह स्थायी जीवन व्यतीत करने, मतलब उनको ऐसा लगा कि हम अपना पूरी तरह स्थायी जीवन व्यतीत हो रहा है, स्थायी जीवन हम जी रहे हैं, तो हमें एक समाज व्यवस्था भी करना चाहिए। हमारे लिए, हमारी श्रद्धा और आस्था के लिए एक मंदिर का निर्माण होना चाहिए। और उन्होंने एक मंदिर का निर्माण किया, और उसकी सत्ता और शासन, यह सब उनके अधिकार में आया, और वे लोग स्थायी रूप से अपना जीवन जीने लगे। तो ये था हमारा स्थायी जीवन और नगरीय संस्कृति। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को समझा होगा। तो चलिए, अब अपना टाइम भी हो चुका है, तो आपके लिए एक गृह पाठ है।
गृहपाठ। थॉमसन ने कौन से तीन युग बनाए थे? हमारा गृहपाठ क्या है? थॉमसन ने कौन से 3 युग बनाए थे? हमने अच्छी तरह पढ़ा है, आपको अच्छी तरह समझा भी है, और मुझे पता है आप लोग लिख सकते हैं और लिख कर लेकर आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।